अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात से दो चार है और डिस्कशन ये चल रही है कि क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बंद गली से बाहर निकलना होगा। ये बड़ी अहम इस वक्त सवाल है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अलावा हम एक तरफ और महाज भी देख रहे हैं, वो ये कि PTI बजाय इसके कि डिस्कस करें हमने किस तरह से इस बंद गली से बाहर निकलना, रास्ता ढूंढना, लेकिन उन्होंने एक और नया महाज शुरू किया और वो है एहतजाज का। इससे पहले 5 अगस्त को एहतजाज हुआ और अब डिसाइड किया गया कि 14 अगस्त को प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब एक तरफ तो एहतजाज है, दूसरी जानिब ये बात भी चल रही है कि हमने मिल बैठकर मुज़ाकरात भी शायद करने हैं। और लेकिन किस तरह से, अगर एहतजाज होगा तो मुज़ाकराती अमल किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या मुमकिन है दोनों का एक साथ चलना, और हुकूमत किस तरह से डील करेगी। अगर एहतजाज किया जाता है 14 अगस्त को, PTI फिर से सड़कों पर निकलती है, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है, गवर्नमेंट किस तरह से डील करेगी, इस पर हम बात करेंगे। सियासी मंजरनामे के हवाले से PTI के अंदर बहुत सारी इस वक्त रिफ्ट चल रही हैं, उसकी हम बात करेंगे। जबकि दूसरे हाफ में एक और बहुत अहम मामला है, वो है भारत की हजीमत के हवाले से। भारत को एक बार फिर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट भी हम तक पहुंची हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक सईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ निहाल हाशमी साहब हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब होंगे एज आ एनालिस्ट हमारे साथ हैं। जबकि इमरान याकूब साहब भी तज्ज़ियाकार हैं, आप जानते हैं उनको, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान याकूब साहब, मैं आपसे सर आगाज़ करूँगा, और इमरान याकूब साहब रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अभी हमारे साथ नहीं है, आपसे कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। इख्तियार बेग साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो ये कहिएगा कि PTI बात कर रही है कि हमने किसी तरह से अपने मामलात सेटल करने हैं। हम चाहते हैं कि जो जिस जगह हम जाकर इस वक्त डेड लॉक में फंस चुके हैं, एक बंद गली में हैं, हमें को निकलने के लिए वे आउट चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीक़ाकार बताया जाता है वो है मुज़ाकराती अमल को आगे लेकर चलना, अपने मुतालिबात जो हैं वो मिल बैठकर डिस्कस करने, पेश करने। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाहमती रास्ता भी अपनाया गया है। 5 अगस्त को एहतजाज किया गया और अब फिर हम देख रहे हैं कि 14 अगस्त को भी एहतजाज किया जाएगा। तो किस तरह से सर मामला चलेंगे, एहतजाज भी होकर मुज़ाकरात भी होंगे? देखिए, इनको 1.5 साल से जो अपनी मुख्तलिफ हिकमत अमली इन्होंने अपनाई है, उसके नताइज जो इनके सामने आए, उनसे सबक सीखना चाहिए। 5 अगस्त का जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, पूरी तरह नाकाम हुआ। किसी सूबे से कोई मोमेंटम नहीं बन सका, और KPK से गंडापुर साहब ने निकाला था, लेकिन वो आधे रास्ते से वो भी पहले की तरह वापस चले गए, और बहुत मॉरल जो है वो डाउन हुआ है वर्कर्स वगैरह का जो उसमें शिरकत कर रहे थे। मैं समझता हूँ इनको सबक सीख लेना चाहिए कि एहतजाज की इतने सारे तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए, गोलियाँ भी चली, वाटर कैनन भी हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ, तोड़ फोड़ भी इन्होंने की, लेकिन कोई ऐसा एहतजाज नहीं था जिसमें इनको कोई फ़ायदा या कोई हासिल हुआ। मैं ये समझता हूँ इनको मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। और इन्होंने देखिए, अभी सेनेट के इलेक्शन में थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था मुज़ाकरात का, और इनको फ़ायदा हुआ। 6 सीटें मिली हैं, वही अददी हैसियत पे जो उनकी थी। कोई टिकट नहीं बिका, कोई सीट नहीं बिकी, कोई इनके साथ ऐसी चीज़ नहीं हुई कि ये फिर उस शिकायत करते। तो इसी सिलसिले को मैं समझता हूँ यहीं रुक के इनको कहना चाहिए था, एहतजाज हम मौखर कर रहे हैं और मुज़ाकरात के रास्ते को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अगर PTI को इस हिकमत अमली से निकाला जा चुका होता, सब फोरम उनके सामने, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, कोई किसी जगह पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उन्हें पूरी मराहत और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। लेकिन 1.5 साल में आपने देखा कि कोई ऐसा इनकी हिकमत अमली काम नहीं आई। मैं समझता हूँ इनको अब अपनी हैसियत इनकी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही। ये मेरा जुमला बड़ा माने खेज है कि उनको एहसास होना चाहिए कि हमारी अददी हैसियत भी कम हो रही है, हमारी सियासी क़ुव्वत भी कम हो रही है, हमारी आपस में तलफात स्प्लिट भी चल रहे हैं, हालिमा बीबी के और दूसरों के, और तोड़ फोड़ की भी पार्टी शिकार है। लिहाजा ये मौका नहीं है महाज आराई का, इसमें मज़ीद तोड़ फोड़ होगी, इसमें मज़ीद कमज़ोरियाँ होंगी, इसमें मज़ीद अवाम में
जो उनकी तादाद है वो घटती जा रही है, डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे हैं, सजाएं मिल रही हैं और आगे भी अभी सजाएं होनी हैं। जो 9 मई के वाकयात हैं अब वो तैयार है, कुछ और भी पेंडिंग चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है आपने मिर्जा साहब। मैं चाहूंगा कि इमरान याकूब साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये कहिएगा कि पीटीआई के हवाले से जो इस वक्त मौजू है, डिस्कशन है, वो ये है कि पीटीआई बंद गली में है, क्या ऑप्शन उनके पास हैं, कौन से फोरम पर जाएं, मिल बैठें, बात करें। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे कि ऐसा शायद पीटीआई करेगी और कोई शायद होश के नाखून लेगी और वो दूसरा महाजब शायद उससे हटना बेहतर है उनके लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल आती है, उसके बाद फिर से 14 अगस्त की भी कॉल आ गई है। तो एक तरफ तो मुज़ाकराती अमल की बात हो रही है, दूसरी जानिब फिर सड़कों पर आने की बात हो रही है। तो क्या ये कोई डुअल ट्रैक पर चलना चाह रही है पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है मुज़ाकरात का। क्योंकि दुनिया में बड़ी से बड़ी लड़ाई हो ना, वो आलमी जंग ही क्यों ना हो, तो उसका फैसला बिल आखिर टेबल पे ही होता है। तो अगर पीटीआई बेस पे आएगी, मुज़ाकरात करेगी, तो फिर उसके लिए कोई रास्ता निकल सकता है। और रास्ता सिर्फ ये नहीं निकल सकता कि उसके लिए कोई जगह बने, बल्कि उसमें ये रास्ता भी निकल सकता है कि जिसमें वो बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब, उनके लिए भी और दूसरे लीडरशिप के लिए भी कोई आसानियां पैदा हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है पीटीआई का कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब, उसमें एक ही शख्सियत ऐसी हैं जिनका नाम अगर आप इमरान खान ले लें या पीटीआई ले लें, अवाम और उनके दरमियान जितनी भी लीडरशिप है, वो दूसरी टीयर की हो, तीसरी टीयर की हो या जो मर्जी हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पीटीआई में इमरान खान साहब से मुंह से निकला हुआ जो हर लफ्ज़ है वही लफ्ज़ आखिर होता है। लिहाजा ये हरफ आखिर जो है वो ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं या अपनी हट दर्मी से या अपनी अना के साथ इसको मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इमरान साहब, एक पॉइंट मैं चाहूँगा यहाँ पे और भी मैं ऐड करूँ और आपसे इस पर मौक़िफ़ लूँ आपका, वो ये कि पीटीआई बात तो कर रही है कि हम ठीक है मुज़ाकरात की तरफ भी आ जाते हैं और शायद आ भी जाएं, बहुत सारे लोग चाहते हैं मुज़ाकरात हों, लेकिन उसमें जो मुतालिबात हैं, आपको लगता है वो पहले भी तो राउंड्स ऑफ टॉक हमने देखे, गवर्नमेंट के साथ बैठे, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। तो जो मुतालिबात हैं वो तो शायद मेरा ख्याल है उनके माने नहीं जा सकते। मुतालबात उस वक्त तक नहीं माने जाएंगे जब तक कबूलियत ना हो। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा, यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, सुहेल वड़ाइज साहब जो हैं, उन्होंने रिसेंटली इस पे तबसरा करते हुए कहा है कि जनाब पीटीआई जो है उसके लिए डील जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब अडियाला जेल भी गए थे और उन्होंने जो मामला है वो उस तरह से कहा कि आप अपने घर बैठ जाएं और सिस्टम को तस्लीम कर लें, मान लें और उसके बाद जो है ना मामला को इसी तरह चलने दें। तो जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए खान साहब ने जूता उतार दिया था। तो ये जो मामलात हैं, इसमें अगर इस तरह के हालात होंगे और खान साहब हर उस बंदे पे जो इस तरह की बात करें जूता उठा लेंगे, तो फिर तो मामलात हल नहीं हो पाएंगे। राइट। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये कहिएगा कि हुकूमती जो टीम है, हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, क्या वो कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, कोई मुज़ाकराती अमल के हवाले से कोई दावत दिया आपने? आप सिंसियर हैं? जी निहाल साहब, सुन पा रहे हैं आप? मैं निहाल हाशमी साहब से करूंगा इस पर दोबारा बात। अच्छा ये कहिएगा पंजोता साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सर ये कहिएगा कि आप एक जानिब एहतजाज की बात कर रही हैं और दूसरी जानिब जो है मुज़ाकराती अमल की आपको दावत दी जा रही है, तो क्या पीटीआई पहले ही कहते बंद गली में है, ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन आपने एक और कॉल दे दी है 14 अगस्त को प्रोटेस्ट की? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। एक तरफ हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, एक तरफ हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, एक तरफ हमारे ऊपर मुकदमात हैं, एक साथ हमारे लीडर के ऊपर सख्तियां, उनको डेथ सेल में डाला हुआ है, उनकी फैमिली, उनके वकला अंदर नहीं जा पा रहे। ये सारी सूरत हाल जो मुल्क के अंदर, बाकी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आज 47% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे बनाना, और ये इनका वतीरा है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर आप ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ये सीरियस है। ये इस मुल्क के साथ ही नहीं सीरियस, तो किसी पार्टी के साथ इन्होंने क्या सीरियस होना है।
पिछली दफ़ा भी इन्होंने ऐसा ही किया। 3 महीने हमारा वक्त ज़ाया किया सिर्फ 26 नवंबर का सानिया बुलाने के लिए कि उस पर पानी फिरा जा सके, यादाश्त ज़रा मध्यम पड़ जाए। लेकिन इनके पास इतना इख्तियार नहीं था कि इमरान खान से मुलाकात हमारी करवा देते। 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की हमने उस वक्त इनको ये शर्त रखी थी कि ये बना दीजिए, लेकिन वो तो दूर की बात है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। और दूसरा, ये सारे मुज़ाकरात के अंदर भी हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ स्टिल जारी होती हैं। तो फिर ऐसी बातों का और सिर्फ लोगों के अंदर जो है वो हमदर्दी लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको सराहें कि बड़े ज़बरदस्त, आप तो वाकई बड़ी सियासी जमात हैं। कोई आप सियासी जमात नहीं है। आपके लीडरान इधर बैठ के जो बातें करते हैं, जो इमरान खान साहब के बारे में बातें करते हैं, इस एहतजाज को ही आप उठा के देख लें कि मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि कोई बंदा पंजाब में लाहौर आया ही नहीं, आईजी साहब इंतजार करते रह गए। यानी मैंने टास्क दिया हुआ था कि उनको कि आपने पीटीआई वर्कर्स को पकड़ना है, तो लिहाजा वो आए नहीं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। और अगर नहीं आए तो फिर हमारा 500 बंदा कोई जिन्नात थे वो जो गिरफ्तार हुए। आज भी अगर मैं बात करूं तो हमारी 7 खवातीन जेल के और उनकी अभी तक जमानत नहीं हो रही। 14 अगस्त का आगे खतरा है इनको कि 14 को उन्होंने फिर निकलना है। तो 9 लोग हमारे जो इस वक्त भी फिजिकल रिमांड के ऊपर हैं, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक शहर की, तो उनकी जमानतें नहीं हो रही क्योंकि जजेस जो हैं वो अपनी मर्जी के बैठाए हुए हैं और वो नहीं देंगे। एक पुरअमन एहतजाज के लिए कोई निकलता है तो उसे धर लिए जाता है, उसका कसूर हो ना हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, पुलिस पर हमला, 324, साजिश, बगावत, ये सारी दफात तो मेरे ऊपर भी लगाई गई हैं। मैंने कौन सी साजिश की है, कौन सी बगावत की है, कौन सी दहशतगर्दी की है, कौन सा मैंने ऐसा काम किया है जिन्होंने असल मुल्क लूटा है उनको आपने मसनद पर बैठा दिया। ठीक है, और जो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये क्या इंसाफ और क्या निजाम है? तो हम इस निजाम की बेहतरी के लिए निकलेंगे, हमारा हक है। 14 अगस्त हो, 5 हो या कोई और दिन हो, लेकिन इनको तो कोई दिन भी सूट नहीं कर रहा ना कि किसी दिन के ऊपर भी निकले। अच्छा, ये कहिएगा कि 5 अगस्त को क्या ऐसा नहीं हो पाया जो आप 14 अगस्त को हासिल करना चाह रहे हैं? देखें, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना जिंदा कौमों की निशानी है। तो हम अपनी आवाज बुलंद करें। जो पबलिक डेज जुल्म है, जो इस वक्त मुल्क में एक कब्जा है, कश्मीर, जो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो जमहूरियत को कत्ल किया है, अदालतें आज़ाद नहीं है, तो हम अपना अलम लेकर निकलते हैं। हर दफ़ा हम निकलते रहेंगे। पूरी दुनिया देख रही है। आपने देखा कि 5 अगस्त को जिस तरह गिरफ्तारियां की गई, जो फस्तायत की गई, सारी दुनिया में मुख्तलिफ चैनल्स ने उसको हाईलाइट किया कि इस तरह क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो जूं की तूं रेंगने वाली बात है, इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि कुर्सी है ना, कुर्सी, पैसा, ये बड़ा एक वो नशा है, एक लालच है जो आपको अंधा कर देता है। आपको नहीं नजर आता कि आपका क्या कर रहे हैं। जुबानी कलामी लफ्जों से आप कह दें कि आप वोट को इज्जत दे रहे हैं, तो ये वोट को इज्जत तो नहीं है ना। मंजूता साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने डे ऐसा क्यों चूज़ किया 14 अगस्त? आप 13 अगस्त कर लें, आप 15 कर लें, 16 कर लें। क्या ये इसकी रीज़न है कि लोग निकलते हैं इन दिनों में, जो हमें इस्तेसाल के लिए लोग निकालते हैं, या लोग 14 अगस्त में निकलते हैं, तो आप क्या उनके साथ मिलकर एहतजाज करना चाह रहे हैं? देखिए, पहले भी हमने 8-10 दफ़ा इस जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है उसके बाद रैलियाँ भी निकाली, एहतजाज भी किए। और पिछले 14 अगस्त के ऊपर भी हम पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले थे, साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले थे। तो पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का झंडा होता है, कोई हम भारत का झंडा उठा के नहीं फिर रहे होते। नंबर 1, हम पाकिस्तानी हैं और 90% अवाम पाकिस्तान की इमरान खान को सपोर्ट करती है। तो अवाम जो है वो पीटीआई का झंडा भी लेकर निकलेगी, साथ पाकिस्तान का भी झंडा होगा। 14 अगस्त का दिन मनाएंगे और साथ हम पीटीआई का झंडा लिए होगा कि हकीकी मायनों में हमने आज़ादी करी, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद तो हुआ था, हकीकी आज़ादी जो है अभी नहीं मिली। लेकिन उस हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जद्दोजहद है। और 14 अगस्त के हवाले से अगर आप उठाएं, एक तकरीर मैं देख रहा था कल, जहां नून लीग के रहनुमा भी खड़े थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त को अब 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, हम 14 अगस्त को जद्दोजहद आज़ादी के तौर पर मनाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त की हमारी आज़ादी नहीं हुई। तो हम तो फिर भी ये कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन हकीकी आज़ादी इस कौम को नहीं मिली जिसके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पंजोता साहब, डिस्कशन ये भी चल रही है पार्टी के अंदर, ये ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर लोग निकल क्यों नहीं रहे, पीटीआई के अवाम कहाँ पर हैं? बहुत बड़ी कॉल दी जाती है, कहा जाता है मुल्क भर से निकलें बाहर, लेकिन उस तरह से लोग नहीं निकल पा रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद है, गजनफर अली साहब। सर, ये कहिएगा कि पीटीआई के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब
एहतजाज कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बंद गली के अंदर है, कोई कुछ उनके पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा क्या करेंगे। लेकिन मुज़ाकराती अमल की दावत दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी बार कहा कि आप आएँ, मिल बैठे हमारे साथ बात करें। तारिक अफजल चौधरी साहब ने बात की, आज़म रज़ीक तारा साहब ने बात की कि आप मुज़ाकराती अमल की तरफ आएँ, लेकिन पीटीआई लचक नहीं दिखा रही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से क्या हासिल करना चाह रही है? 5 अगस्त को हमने देख लिया क्या हुआ, और अब 14 अगस्त को क्या होगा? असल में ये तो पीटीआई का इंटरनल फैसला है ना, क्योंकि जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको अपने अपने तरीक़ाकार से अपनी अपनी रिजर्वेशन या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के सामने पेश करने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज़ादी है। अब ये पीटीआई का फैसला है कि वो 14 अगस्त को क्या करती है, 13 अगस्त को क्या करती है, या 5 अगस्त को जो कुछ उन्होंने किया, या जिस तरह उन्होंने कॉल दी और उसके बाद कॉल के बाद जो लोग निकले या नहीं निकले, ये पीटीआई की कॉल है और लोगों का रिस्पांस है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जहाँ तक आपने मुज़ाकरात की बात करी है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस का फैसला होता है और वो देखते हैं कि जो उनको किस चीज़ से एडवांटेजेस हैं, किस चीज़ से एडवांटेजेस नहीं हैं। अब मैं और आप तो जो है वो एक ऑब्जर्वर के तौर पे ऑन दी, वो कहते हैं ना, ऑन द साइड ऑफ द फेंस बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। तो उसमें अगर तो उनको सूट करेगा कि वो मुज़ाकरात करें तो नेचुरली दे विल कम फॉर द नेगोशिएशन, लेकिन अगर उनको लगेगा कि जी मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं है तो फिर वो कोई और तरीक़ाकार लाए अमल इख्तियार करेंगे। अब इसी दायरे में रह के आप तमाम जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएल है, या पीपीपी है, या वो जेयूआई है, उनके रोल को और उनके कॉन्डक्ट को उसी तनाजुर में देख सकते हैं कि जो हालात क्या है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है या पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी है। अगर तो पॉलिटिकल यूनिफॉर्म, आपको पता है पीटीआई जो है वो असम्बली में भी बैठी हुई है, वहाँ उनके लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, वहाँ वो तकरीरें भी करते हैं। तो अगर असम्बली में तकरीरें करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे तो नाहलियाँ हो रही हैं ना, वहाँ से तो सीटें खाली हो रही हैं। गजनफर साहब, सीट तो खाली हो रही हैं असम्बली के अंदर भी, अपोजिशन लीडर की भी। अब ये तो खाली जो हो रही है इसके ऊपर तो हम मैं और आप, अब खाली जो हो रही है इसके ऊपर तो हम मैं और आप क्या कह सकते हैं। खाली हो रही हैं तो उसके जगह कोई दूसरे लोग आ जाएंगे, असम्बली में कोई फिलिंग इन हो जाएगी। ये तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है पिछले दिनों से, और जिस तरह चलेगा, जो खाली हुई हैं, मतलब सारी तो नहीं खाली हुई ना, जो खाली हुई हैं 8-9, उसके बाद उसके अलावा तो लोग मौजूद हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो असम्बली है उसके अंदर तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं और वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका इजहार जो है वो तकारीर में या पॉइंट ऑफ ऑर्डर में या जो भी चीज़ें होती है उस पर करते। इसी तरह सेनेट की भी यही कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब तक वो सेनेट की कॉन्फ़िगरेशन में और असम्बली की कॉन्फ़िगरेशन में पार्टी मौजूद है तो फिर उसका रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रह जाता है ना। वो अब वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है ये तो पार्टी के स्टाइल, ठीक है, पार्टी को डिसाइड करें, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे मामला जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, क्लियर नहीं है, कारकुनान भी कंफ्यूज्ड हैं, लीडरशिप कौन किसके पास है, क्या मामला हैं, बहुत सारे सवालात हैं। मिर्ज़ा इख्तियार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या रोल प्ले किया है? सर, कोई पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई ग्रैंड डायलॉग की बात किया आपने? आप कुछ इनिशिएट ले रहे हैं? आपकी क्या इसमें पार्टिसिपेशन है? देखिए, हम तो बहुत ही वाज़ेह पॉलिसी के साथ चल रहे हैं और हमने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोalition पार्टनर हैं और जो हमने 1-1.5 साल में अपना जो कारकर्दगी उनके साथ मिलकर दिखाई है, तमाम इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर हमने ताबून किया है। बजट का एक फाइनेंस बिल था, उसमें बहुत सख्त शराइत थी, IMF की बहुत सारी ऐसी शराइत थी जो IMF की डिमांड पे रखी गई थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी को कबूल नहीं थी। उसके बावजूद हमने हुकूमत का साथ दिया। हाँ, बिलावल साहब ने बहुत सख्त कवानीन जो डेकोरीन लॉज के नाम पे कहे गए थे उनको तब्दील ज़रूर कराया। उसमें वारंट, अरेस्ट फॉर वारंट जो होते हैं उसमें तब्दीली कराई। सोलर पैनल पे जो सेल टैक्स था 18% उसको 10% कराया। तो हमने लेकिन साथ दिया। हमने ये नहीं चाहा कि IMF का एग्रीमेंट जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमने साइन करके दिया है और उसमें जो चीज़ हमने कमिटमेंट की है वो बजट में हमने करनी थी, तो हमने साथ दिया उसमें। तो हम तो जमहूरियत की बेरेल करने के
बिल्कुल फेवर में नहीं है। और हम यही पीटीआई को मशवरा देते हैं। शहबाज शरीफ साहब उस दिन फ्लोर पे आए थे, मेरे सामने उन्होंने दोनों को, कैसर साहब को भी और गौहर साहब बैरिस्टर गौहर को भी कहा कि आप आएँ, बैठें, बात करें। लेकिन वहाँ पे एक तो नंबर 2 कोई नहीं है जो फैसला कर सके। हर चीज़ बानी पीटीआई तक जाती है और उनका माइंडसेट जो है वो एहतजाज है। उनका माइंडसेट जो है वो एग्रेसिव हॉस्टाइल अप्रोच इख्तियार करना है और इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है। पार्टी श्रिंक हो रही है, पार्टी टूट रही है, अददी हैसियत कम हो रही है और लोगों में भी एक बड़ा जज्बा सा ऐसा पैदा हुआ है कि जी ये कन्फ्रंट्रेशन आखिर कब तक। मुल्क की मफाद आए, आपने देखा कि टैरिफ लगाए गए हमारे ऊपर 29%। हमने मिल के स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने बिठा के फाइनेंस सेक्रेटरी को और कॉमर्स को मिनिस्टर को वहाँ भेजा और जो हमने उन्हें दिया था ऑफ़र, वही ऑफ़र उन्होंने वहाँ दी। $2 बिलियन की हम मज़ीद अशिया उनसे ख़रीदेंगे, जिसमें सोयाबीन है, जिसमें क्रूड ऑयल है और जिसमें कॉटन ले रहे हैं हम, जो हम दूसरे मुल्कों। मेरा अब सिर्फ कहने का मकसद ये था, हम बड़ा मुस्बत पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं हम जमहूरियत की बहाली के लिए भी, और हम चाहते हैं कि ये अबान को इस्तेमाल करें। मैंने मुतअद्दिद बार उनको कहा है कि उस वक्त जब उनकी अवान में अच्छी ठीक ठाक हैसियत थी अददी, जब मैंने उनसे कहा इसको इस्तेमाल करें। स्पीकर साहब न्यूट्रल आदमी हैं और वो जब भी आपने उनको प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह निकालने को कहा उन्होंने निकाला है, और न सिर्फ निकाला बल्कि अमल दरामद भी किया है। और वो 6 के 6 पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली, उन्होंने कहा था जब तक नहीं आएंगे मैं इजलास नहीं चलाऊंगा। तो हमारा किरदार तो बड़ा वाज़ेह है कि हम बड़े मुस्बत अंदाज में मुल्क इस वक्त, ठीक है इमरान साहब, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, मैं इमरान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। इमरान साहब क्विकली रिस्पॉन्ड ये कीजिएगा कि पीटीआई कॉल देती है और हम देखते हैं कि लोग मायूसी का शिकार भी होते हैं, बहुत सारे कारकुनान पहुंच जाते हैं लेकिन बहुत सारे लीडरान वहां पर नहीं पहुंच पाते और फिर बड़ी वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं और बड़े एतराज़ात होते हैं। तो कारकुनान तो कंफ्यूज्ड हैं, लीडरशिप किसके पास है, ये भी चीज़ बड़ी अभी क्लियर होनी बाकी है। ये कहिएगा कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कहती है कि आप एहतजाज करें, आपके लोग नहीं निकल रहे बाहर, कोई नहीं आ रहा सड़कों पे बाहर, तो आपके पास तो पावर ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिरफ्तारियां भी अमल में आती हैं, रेहाना डार हों उनको गिरफ्तार किया जाता है, ये कहा जाता है आयरी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, आप कोई आएगा, कोई आया ही नहीं है। तो ये भी तो एक चीज़ है जो कि काबिल गौर है। देखिए बात ये है कि 2-3 जो मामला है ना वो इस सिलसिले में रुकावट है। पहली बात ये कि पीटीआई का कारकुन अब कुछ थक भी गया है। देखिए उसने इतनी मार खाई है, उसने इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, उसने इतने मुश्किल हालात देखे, इसमें कोई शक नहीं। लीडरशिप ने वो हालात नहीं देखे जो आम कारकुन ने देखे। और लीडरशिप जो है वो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो उन्होंने इक़्तिदार के मज़े भी लिए होते हैं, जिन्होंने इंजॉय भी किया होता है। वो अगर उन पर मुश्किल आ भी जाए तो उनको मुश्किल बर्दाश्त करनी भी चाहिए। लेकिन एक जो आम कारकुन है, आम आवाम है, उन बेचारों के लिए तो सिवाय मुश्किलों के, सख्तियों के और कुछ नहीं होता। वो तो नारे लगाते रहते हैं और उसी तरह अपना गुजारा करते हैं। अब वो थक गया है, वो पुलिस के दबाव से तंग आ चुका है। उसे नज़र आ रहा है कि अब मेरे लीडर को अदालतों में सज़ाएं हो गई हैं, अब ये काम ज़रा लंबा हो गया है, इसलिए अब वो उसमें वो जोशो खरोश नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, अवाम को और ये जो कारकुन है उनके लहू को गरमाने के लिए कि जिस लीडरशिप की ज़रूरत होती है उनको वो लीडरशिप भी नज़र नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में इमरान खान साहब के बाद जो लोग इस वक्त पीटीआई की क़यादत संभाले हुए हैं उन पे बहुत सारे इतराज़ात भी हैं। वो उस तरह से शायद अवामी जो मोमेंटम है वो नहीं बना पाए। मैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मुखलिस नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मुखलिस हों, लेकिन उनकी उस तरह से वो सियासी तरबियत नहीं है। मसलन सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट जो कम्पिटेंट वकील समझता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटेंट वकील, लेकिन उनका सियासत में उस तरह से तजर्बा नहीं है। बैरिस्टर गौहर, उनकी काबिलियत पे, उनकी शराफत पे, उनकी ईमानदारी पे कोई बंदा शक नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे यहाँ जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसको शायद उस तरह से नहीं समझते। इसी तरह मेरे भाई ये पंजोता साहब हैं, नईम हैदर पंजोता,
ये देखिए वकालत को समझते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन इन्हें शायद वो सियासत की खारसारियाँ समझने में कुछ वक्त लगे। ये शायद ये 2-3 चीज़ें मिल के जो पार्टी कारकुन है उसको डीमोरलाइज किए हुए हैं। और फिर ये बात कि कारकुन करे भी तो क्या देख के करे, जब लीडरशिप उसको नजर नहीं आएगी, जब लीडरशिप इमरान साहब अंदर भी रिफ्ट चल रही हैं, मतलब खबरें अब तो ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब का मामला आजकल गर्दिश कर रहा है, पार्टी में वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अलीमा खान के हवाले से बयानात आ रहे हैं, उस पर भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं पार्टी के अंदर रिफ्ट हैं, तो लोग किस तरह से किसको फॉलो करेंगे? मुझे इस वक्त इनके एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा और इस कौमी असम्बली के मेंबर, उन्होंने मुझे खुद ये कहा कि देखें जी, बात ये है कि जब हम कहें कि सेनेट के इलेक्शन पे हम ये कहें कि वो फलां खातून जो है जी उसको सेनेट का टिकट नहीं मिलना चाहिए, और बुशरा बीबी के कहने पे उनको खान साहब जो है पंजोता साहब से जान लेते हैं। पंजोता साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर पार्टी कारकुनान तो तैयार होते हैं, लबैक कहते हैं, जब आप कहते हैं आ जाएं वो लबैक कहते हैं, फिर गंडापुर साहब आते हैं, वो उनमें टाइम स्पेंड नहीं करते, साथ बात नहीं करते, वहाँ पर खिताब नहीं करते और जल्दी से वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। तो पार्टी जो कारकुनान है वो तो कन्फ्यूज हैं। देखिए जहाँ तक मेरी जो समझ है ना, या जहाँ मेरी ओपिनियन राय है, मैं अगर देखूँ तो ये जो पीछे पूरी हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है, उसमें एक पूरा सेट पैटर्न जो है वो था। वो सेट पैटर्न ये था कि किसी न किसी तरीके से अब जब इमरान खान अडयाला जेल में हैं, तो तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है, जितने लोग जो इमरान खान की तरफ से लगाए गए हैं, उनको डिस्क्रेडिट करना है। और ये एस्टेब्लिशमेंट इसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने देखा कि इमरान खान पे हमला हुआ, पार्टी जो है वो नहीं तितर बितर हुई, इमरान खान को जेल में डाला, वोट कम होने की जगह उल्टा ज़्यादा हो गया, बल्ले का निशान लिया, सजाएं दी, झूठे केसेस बनाए, करप्शन, इद्दत केस, साइफर केस के बागी है, बगावत कर दी है, साजिश कर दी है, पैसा लूट गया है, तोशाखाना खा गए, 190 मिलियन पाउंड खा गए। ये सारे हरबे करने के बावजूद जो है इमरान खान के वोटर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं। तो इमरान खान जेल में है, तो पार्टी पीछे डेफिनेटली इमरान खान के लोगों ने चलानी, जिनको उन्होंने जिम्मेदारी देनी है। तो एक पैटर्न के साथ टारगेट उन्हें किया गया। अब देखिए, बड़ी मुझे अजीब बेदुखी बात लगती है कि वकला जो है वो जो बेहतर सियासत नहीं समझ सकते, ये करें। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे, इल्हामा इकबाल ने भी वकालत जो है वो की। तो हमारी हिस्ट्री के अंदर ये आपके सामने मिसालें हैं, और जुर्म नहीं है वकील के वकील सियासत नहीं कर सकता, वकला सियासत भी करते हैं। सियासत में से अभी भी असम्बली के अंदर काफ़ी तादाद वकला की है। इसी तरह दीगर जमातों के अंदर भी वकला हैं, और कामरान मुर्तज़ा आपके सामने, वो उनके मेन JUI के हैं, या दीगर आज़म तारड़ हैं, बाकी लोग हैं। हर जमात के अंदर जो है ये लोग जो हैं वो ओहदों पर भी होते हैं, और उसके अंदर उन्होंने रोल भी अपना जिस अंदाज से होते हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जो है वो मजबूरी इस हवाले से थी क्योंकि हमारे लोग जो हैं उनको उठाया गया था। अब उसका जिक्र कोई नहीं करता कि किस तरह लोगों से पार्टियां छुड़वाई गई, किस तरह लोगों पर जबर किया, किस तरह जो है वो चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कहना कि अब तुम्हारे केसेस खत्म हो गए। लीडरशिप को जो उस वक्त मौजूदा थी, यानी उस वक्त की मौजूदा लीडरशिप, उसको मजबूरन हाइड होना पड़ा या मुल्क छोड़ना पड़ा। किसी का भी कोई शौक नहीं होता कि अपने बच्चों से दूर रहना और इस तरह से फसाइयत का सामना करना, केसेस का सामना करना। अब उमर अयूब की अगर लगा लें, 160 केसेस उनके ऊपर जो हैं वो दर्ज हैं। बाकी लोगों के ऊपर भी इसी तरह, हमाद अजहर, मुराद सईद, वो सामने नहीं आ सक रहे क्योंकि उनकी जान को खतरा है, किसी टाइम पे उनको टारगेट। कासम सूरी उस पे बगावत और एहतजाज से कुछ हासिल होगा भी नहीं। तो हमारी मजबूरी थी कि वकला को चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और वो सारी जिम्मेदारी इमरान खान के अल्फाज हैं कि अगर वकला ना होते तो आज पार्टी का जो स्ट्रक्चर है इस आज अगर पार्टी की बचत या इस हवाले से, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ब्रेक पे जाना है, पंजोता साहब ब्रेक पे जाना है, मैं चाह रहा हूं क्विकली रिस्पॉन्ड करने इमरान याकूब साहब। पंजोता साहब ने तो बड़ा रोल अदा किया। पंजोता साहब, मेरे ऊपर 15 से 20 मुकदमात हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? पंजोता साहब आप अगर सुन पा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ क्विकली रिस्पॉन्ड करने, इमरान साहब फिर एक ब्रेक पे जाना। हाँ जी पंजोता साहब, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि वकला खुदा ना खास्ता अच्छी सियासत नहीं कर सकते। मैं तो समझता हूँ कि वकील से अच्छी सियासत शायद कोई नहीं कर सकता,
लेकिन आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल का जिक्र किया, तो वो भी पहले दिन इतने बड़े लीडर नहीं बन गए थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग जो अब पीटीआई की क्यादत संभाले हुए हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत काबिल है, लेकिन उनको सियासी तजर्बा हासिल करने में टाइम लगेगा। क्योंकि अभी नहीं, देखिए मामला पता है क्या है, मामला ये है कि अगर बलूचिस्तान की बात की जाए ना, तो लोग उधर भी इतराज करेंगे कि वहाँ भी लीडरशिप ठीक नहीं है। अगर सिंध की बात की जाए, वहाँ भी कहेंगे कि अलीम आदिल शेख जो है वो ठीक नहीं कर रहा। अब केपीके की बात की जाए जी, अली अमीन गंडापुर गद्दार है, अब उसके बाद जुनेद भी ठीक नहीं कर रहा। पंजाब की बात की जाए जी, तो हमाद अजहर भी छुपा हुआ है, फलाना भी छुपा हुआ है, उसको सजा हुई है। तो देखें जो माहौल है, ब्रेक पे जाना है, जो साहब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे की खातिर कर रहे हैं हम। राइट, जो साहब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक आएंगे और बात करेंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, भारत और मोदी सरकार खौफ का शिकार हैं। क्यों खौफ का शिकार हैं और ट्रंप के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, वो भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको वो पॉइंटर्स बता देता हूँ। चीज़ें ये हैं कि मोदी सरकार के हवाले से कहा गया कि मोदी शदीद खौफ का शिकार हैं। 17 जून को ट्रंप ने उनको इनवाइट किया कि आप आएँ, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उसकी मुमकिन वजह जो है वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुमकिन मुलाकात का खौफ था मोदी, इसलिए उन्होंने मोदी सरकार ने जो है ना वो ट्रंप से मिलने से माजरत कर दी और कहा कि मैंने नहीं मिलना। मैं चाहूँगा गजनफर अली साहब आप पहले इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करें और कहें कि ये किस चीज़ से खौफ है, क्यों नहीं मिलना चाह रहे? अगर तो उनकी मुलाकात हो जाती है फील्ड मार्शल से, तो खौफ किस बात का? असल में ये बात जो है वो आपने देखा कि ट्रंप ने जो प्रेशर इंडिया के ऊपर डाला है, तो उसमें बुनियादी तौर पे वो जो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है वो तो भारत की अपनी डूइंग्स है ना। कि अगर मोदी ने वादा किया था ट्रंप से कि मैं आपकी कैंपेन में हिस्सा लूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा, और कमाला हारिस से भी वादा किया था, फिर कमाला हारिस की कैंपेन में क्योंकि वो कैंसिल हो गई थी, वो नहीं गए, तो वो मोदी की कैंपेन में गए, तो उसका वो भी ग्रज है। फिर आपने देखा कि उसने कहा कि मैं रशिया यूक्रेन की वॉर रोक दूंगा। वो वॉर तो नहीं रुक सकी, लेकिन उसने कहा कि हेलो जी, सुन पा रहे हैं? आपको बताएं यार, ये मत किया करो ऐसे, क्या है? जी बोलें गजनफर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? नहीं यार, आप लोग ठीक है। मिर्ज़ा साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मिर्ज़ा साहब जी मैं सुन रहा जी, मिर्ज़ा साहब ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि पाकिस्तान डेफिनेटली भारत को शिकस्त तो दी है, जंगी महाज पे सबने देखा है किस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा है, जंगी महाज पे भी हुआ, अब सफारती महाज पर भी भारत को जो है एक और सुक्की का सामना करना पड़ा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसे पाकिस्तान को उसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। जी, मैं समझता हूँ ऐसे मौके दिहाइयों में आते हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं। पाकिस्तान के टैरिफ 29 से कम करके 19% कर दिया है, जबकि इंडिया का 25% था और उसको मज़ीद बढ़ा के 50% कर दिया है। हम इसमें राइस की मार्केट तो सबसे पहले हमें लेनी चाहिए, बासमती राइस की, जो इंडिया का और हमारा टाकरा रहता है। अब इंडिया को उसके ऊपर 25% टैरिफ है, जबकि हमारा जो 19% है, तो 6% सस्ता बाहर को ये पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है, इंडिया के साथ साथ हमने सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर में हमारी स्पेस बड़ी बन गई है और हम उसमें बड़े आसानी से एक सब्सटेंशियल बिजनेस ले सकते हैं। इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है उसमें आईटी और कॉल सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अब गैर मुकाबलती हो रहा है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिला है, लेकिन हुकूमत को 2-3 चीज़ें करनी होंगी। पहली, हमारी पावर के रेट्स को रिड्यूस करना होगा, 8 और 9 सेंट्स पे लाना है, जो इंटरनेशनली हमें कम्पिटिटिव बनाता है। दूसरा, नॉन टैरिफ बैरियर, हुकूमती कुछ रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी हैं, लाइसेंस की, एनओसीज की, इंस्पेक्शन की, जिसमें 6-6 महीने लग जाते हैं, उसे नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। अमेरिका ने कहा है कि आप वो सब हटाएं, इसीलिए हमारा बिजनेस नहीं हो पा रहा है। अगर आप टैरिफ 0 भी कर दें, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर आपके इतने ज़्यादा सख्त हैं तो हम नहीं कर सकेंगे। तो वो भी अभी हम वादा कर आए हैं। और तीसरी चीज़ जो है, नॉन टैरिफ बैरियर के साथ टैक्सेस जो एक्सपोर्ट पे हैं वो 0 रेटेड दुनिया में होते हैं। ये थंब रूल है
कि सूरज मशरिक से निकलता है, ज़ीरो रेटेड टैक्सेस एक्सपोर्ट पे होते हैं, उस पर जो भी टैक्सेस हैं वो ख़त्म। अगर ये तीन चीज़ें हुकूमत टाइमली कर लेती है तो हम एक्सपोर्ट में हम वॉक ओवर अमेरिका के साथ करेंगे। इंशाल्लाह हमारा बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ गुड्स में भी और सर्विसेज में भी हमें दोनों जगह एडवांटेज है। हमारा जो टैरिफ हमने नेगोशिएट किया है, वो जो हमारी टीम गई थी, दे डन ए वंडरफुल जॉब। गजनफर साहब, मैं चाहूँगा अपनी बात आप कंप्लीट कर लें, मैं उसके बाद फिर इमरान साहब पे जाऊँगा। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली भारत पर 50% जो टैरिफ है वो आयद हो गया है। 17 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। भारतीय मईशत को एक झटका तो लगा है, धचका तो लगा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से आलमी तन्हाई का शिकार इस वक्त भारत को कर दी है, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है, किस तरह से वेल करना चाहिए? पहली बात तो ये याद रखिएगा कि भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है और वो इकॉनमी, ये जो प्रेशर है, ये तमाम जो प्रेशर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्रेशर्स नहीं होते। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो आपस की डीलिंग में वो रिड्यूस भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है। तो फिलहाल तो हम ये जानते हैं कि भारत की इकॉनमी ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। अब उसके साथ साथ आपने चूँकि पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो भी हम चूँकि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने कहा कि जी यहाँ पे तेल की लिए कंपनियाँ आएंगी और बाकी हम IT के या बाकी बिजनेस बढ़ाएंगे, तो उस तमाम के इनिशिएटिव जो हैं वो अमेरिकन के पास हैं और अमेरिकन ने कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सेटल करनी है। तो जिस वक्त तक वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस या वो जैसे आप टैरिफ बैरियर की बात कर रहे हैं या फिर इकॉनमी की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं ड्यूटी रिडक्शन की बात कर रहे हैं, जिस वक्त तक वो चीज़ें आपस बाहमी, क्योंकि ये याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर ट्रम्प जो इंडिया से नाराज़ है उसकी बेसिकल वजह जो है वो चाइना भी है, बिकॉज वो चाइना को मैसेज कन्वे कर रहा है इंडिया के थ्रू, और वो इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री को, जो चीपर इंडस्ट्री होती है, उसको वो अमेरिका के अंदर आने नहीं देना चाहता, बिकॉज इस वक्त अमेरिका की बहुत सारी मार्केट जो है वो चाइनीज के पास भी है और उसका जो है ना मेगा के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी बेस, और वो कोई कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ मैन। और आपको पता है कि अमेरिका में आजकल उसके बारे में टैको प्रेसिडेंट कहा जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज कैंसिल इज लास्ट ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अगर ये चीज़ें आपके ऊपर जिस वक्त वहाँ से एक डॉक्यूमेंटेड शेप में नहीं आ सकती और उसमें अमेरिकन की डिमांड्स क्या होंगी, और जब अमेरिकन की डिमांड्स आएंगी तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका हैड ऑलवेज बीन अपोजिंग योर सी पैक एंड योर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और हम चाइना के साथ बहुत क्लोज अलायंस पे बहुत सारे सेक्टर्स में इस वक्त भी मौजूद हैं। तो वो बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं आई थिंक वो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान को कितनी ओपनिंग मिली है और अमेरिकन को पाकिस्तान के अंदर कितनी ओपनिंग मिली है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है ना $1 बिलियन का तेल आ रहा है, तो वो पैसे तो आपने उनको पे करने हैं। तो इसमें जब वो तमाम चीज़ें सेटल डाउन होती हैं फिर हम ये देख सकते हैं हाँ पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि अपने इंटरेस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, और वो इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल भी है, वो स्ट्रेटेजिक भी है और वो डिफेंस भी से भी रिलेटेड। राइट इमरान साहब, डू यू एग्री विद दैट? जो गजनफर साहब बात कर रहे हैं वो राइट, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं और ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और भारतीय जो कशीदगी है उससे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए बात ये है कि गजनफर साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ कि ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अमेरिका ने हमेशा अपनी सुपरमेसी की बात की और अपने मफाद के लिए किया। और वैसे भी इस वक्त जो दुनिया में मामलात हैं वो एक बात को समझ लें कि दुनिया में अब कहीं भी वो ताल्लुकात नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। मुल्कों के बामी जो ताल्लुकात हैं वो अब बिज़नेस की बिना पे, मौशियत की बिना पे इस तरह से होते हैं। जो इस तरह पहले बेग साहब ने जिक्र किया कि हमारे पास एक ये अपॉर्चुनिटी है, तो हम बजाय इसके कि इसका इंतज़ार करें कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, हमें इसका फौरी तौर से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी उस केक में से अपने लिए पीस ले सकें वो ले लें, क्योंकि जब आप मार्केट में एक दफ़ा इन हो जाते हैं तो फिर आपको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मैं कहता हूँ कि ऑल टाइम अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान का टैरिफ भी इस वक्त कम है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहादुर के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप
आज तक अगर आप टोटल मिला के देखें तो 36 बार 36 दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ़ें कर चुके हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं और इंडिया को बार बार पाकिस्तान का जिक्र करके चिढ़ाते हैं। तो मामला ये है कि जब अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और उससे पाकिस्तानी बिजनेस जो है उसको मज़ीद जितना आप डेवलप कर सकते हैं वो करें, लेकिन उसके लिए आपको ईज़ टू बिजनेस यहाँ क्रिएट करना होगा। ये नहीं हो सकता कि फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके कोशिशें करें और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी उसको नाकाम कर दें। फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके मुआहदे करें और वज़ीर आज़म जाके मुआहदे करें और आसानियाँ पैदा करने की बजाय यहाँ पे उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें मिल के पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। दूसरी बात मैं ख़ास तौर पे इस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा जो आपने पहले बात की थी। देखें इस वक्त जो इंडिया है उसकी इतनी हिज़मियत उसे उठाना पड़ी है कि वो आज देखें उनके एयर चीफ ने जो बयान दिया है, मुज़ाहिका खेज़ बयान दिया। हाँ, और वो उस बयान पर आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा आए आप ऑडिट करवा लें, इंटरनेशनल किसी उस जगह से अपने तैयारों की इन्वेंट्री का ऑडिट कराएं, आपको पता चल जाएगा और आपको 3 महीने बाद उनके मीडिया का तो अपना हाल ही है कि लोग उनकी बात नहीं मानते। ये आरएसएस भाईजान, ये आरएसएस का दबाव है। लोग हंसते हैं उनके स्टेटमेंट्स पे। पंजोता साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बताइएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अमरीकी और जो भारतीय इस वक्त टेंशन चल रही हैं उससे फ़ायदा हासिल करे। देखिए, जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं या आप टैरिफ की बात कर रहे हैं जी, जहाँ तक मेरी समझ है उसके मुताबिक जो मैंने सुना है कि 25% जो टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर लगाया गया है और 21 तारीख की डेट जो है वो इंडिया को दी गई है कि आप 21 तारीख तक जो है वो 25% तक बढ़ाया जाएगा, जो कि वाज़ह नज़र आ रहा है कि एक टाइम दिया गया है ताकि उस दरमियान अगर कोई बातचीत मामला तय होता है ट्रंप का उनके साथ तो वो सेटलमेंट की तरफ बढ़े। बेसिकली तो वो नहीं चाहते ना कि ये रूस से तेल खरीदें, और जिस तरह उनकी 35 मिनट की कॉल जो है आपस में हुई मोदी की और ट्रंप की, तो वो भी उसके अंदर उसका भी जिक्र है कि उसमें काफ़ी उनकी हार्ट टॉक हुई और उस हार्ट टॉक की वजह से ही जब ट्रंप उधर दौरे पे गए हुए थे तो मिलना था तो मोदी से मिले नहीं, फिर वापस गए, फिर उन्होंने उधर बुलाया, फिर ये उधर नहीं गए। तो इस तरह की जो सूरत हाल सारी पैदा हुई है। लेकिन इस सारी कशीदगी जो इंडिया के साथ है नज़र आ रही है कि वो बढ़ रही है या टैरिफ लगा रहे हैं या कोई हार्ट टॉक हुई है, इसमें अगर देखें कि पाकिस्तान जो है उस पर अगर टैरिफ 19% लगाने की तरफ वो बढ़े हैं तो इसके पीछे हमें, क्योंकि पूरी कौम ये जानना चाहती है कि क्या ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारी डील हो गई है, हमारा एग्रीमेंट हो गया है मादनियात के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से। देखिए, जो जिस 18वीं तरमीम के बाद जो तमाम सूबे हैं उनके अपने अपने इख्तियारात हैं और उनके अंदर वफाकी हुकूमत जो है इंटरवीन नहीं कर सकती, और किसी जगह के ऊपर भी अगर सोर्सेज निकलते हैं इस तरह के, कोई वहाँ पर मादनियात निकलते हैं, कोई पेट्रोल निकलता है या कोई चीज़ भी निकली, तो वहाँ के इलाके पहले तो हुकूमत और फिर वहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनका हक होता है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह पेट्रोल के अंदर एग्रीमेंट सामने आना चाहिए। एग्रीमेंट क्या है कि वो उठा के उन्हें कहा जाए कि आप आ जाएं और यहाँ से पेट्रोल लेकर चले जाएं, और जैसे सुई के मकाम पे ऐसा ही हुआ कि वहाँ के लोग जो हैं वो तरस रहे हैं कि हमें गैस मिल जाए, लेकिन उनको गैस मैसर नहीं है, पूरे पाकिस्तान को मैसर है, तो हमें उसी रेट के ऊपर पेट्रोल भी खरीदना पड़े अगर वहाँ पेट्रोल के ज़खायर हैं और वो जो है उल्टा हम लॉस की तरफ बढ़ें। तो इसके लिए भी बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप इंटरनेशनल जो ऑक्शन का तरीकाकार है अगर उस तरफ भी हम बढ़ें और उस तरफ लेकर जाएं ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो। उससे मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा आपसे। पंजोता साहब, प्रोग्राम का हो गया है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान यकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त में ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।